डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन अबाउट विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 समाजशास्त्र का चैप्टर 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। यहाँ पे चैप्टर 1 हो गया, ये चैप्टर 2 है भारतीय समाज की जनांकी संरचना। तो चैप्टर 1 पूरा हम लोग कवर कर चुके हैं। चैप्टर 1 में क्या क्या है, उसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और ये जो चैप्टर 2 है इसका भी जो है चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर जो आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये जो चैप्टर है भारतीय समाज की जनांकी संरचना, इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, उनको देखने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और आप उसको अच्छे से लर्न कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले से लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत के बुनियादी तर्क को स्पष्ट कीजिए। संक्रमण अवधि जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ी है? तो चलिए देख लेते हैं कि जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत के बुनियादी तर्क क्या थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत यह बताता है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के सभी स्तरों से जुड़ी होती है। तो क्या बताता है कि जो जनसंख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत होता है वो मूल रूप से यह स्पष्ट करता है कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो आर्थिक विकास के सभी स्तरों से जुड़ी होती है। मतलब कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास से संबंध रखती है तथा प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। और जो समाज होता है, मतलब कि जो भी समाज होता है, प्रत्येक समाज जो विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि है उसके स्वरूप का अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि के 3 आधारभूत अवस्थाएं होती हैं। तो ये कौन सी होती हैं, चलिए देख लेते हैं। प्रथम होती है प्रथम अवस्था, प्राथमिक अवस्था, जिसे अल्प विकसित देश कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। क्योंकि यह देश अल्प विकसित तथा तकनीकी रूप से पिछड़े होते हैं, अतः समाज में जनसंख्या की वृद्धि कम होती है। तो क्या बताया जा रहा है, ये जो देश होते हैं ये अल्प विकसित होते हैं, यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम होती हैं और जागरूकता बहुत कम होती है, जिसके कारण इनकी जो जनसंख्या वृद्धि है वो थोड़ा सा कम स्तर पर होती है। इस तरह के समाजों में, जैसे कि अफ्रीका में, जन्म दर उच्च होती है क्योंकि लोग छोटे परिवार में होने वाले लाभों से अभिन्न होते हैं, वह शिक्षित नहीं होते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि ये जो अल्प विकसित देश हैं यहाँ पर लोग शिक्षित नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, इन लोगों को पता नहीं होता है कि अगर जो हम लोग के छोटे परिवार होंगे तो हमें कौन से लाभ होंगे या फिर बड़े परिवार होने की क्या हानि होती है, जिसकी वजह से इनकी जो जनसंख्या होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। उसके बाद है, मृत्यु दर भी उच्च होती है क्योंकि स्वास्थ्य का चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, अतः जनसंख्या कम होती है। तो मतलब कि इसमें जन्म दर भी उच्च होती है, मृत्यु दर भी उच्च होती है, इसमें कोई भी संतुलित चीज़ नहीं होती है, इसीलिए ये अल्प विकसित देश होते हैं। मृत्यु दर भी उच्च होती है क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब कि स्वास्थ्य की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, कोई भी बड़े बड़े हॉस्पिटल वगैरह नहीं होती हैं ताकि बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो सके, जिसकी वजह से मृत्यु दर भी उच्च होती है। उसके बाद द्वितीयक अवस्था आ जाती है, जो कि होती है विकासशील देश। जैसे कि हमारा भारत जो देश है वो एक विकासशील देश है। इसमें क्या होता है, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों का ही स्तर बहुत ऊंचा होता है, विश्व समृद्धि दर भी निम्न होती है। तो क्या बताया जा रहा है, विकासशील देश होते हैं, इसमें भी जो जन्म दर है और जो मृत्यु दर है वो दोनों का ही स्तर बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होता है। जन्म दर उच्च होती है क्योंकि इन देशों का समाज पुरुष प्रमुख वाला होता है, मतलब कि पुरुष प्रधान वाला होता है, तथा पुरुष ही यह निर्णय करते हैं कि कितने बच्चों को जन्म दिया जाए। वे बालकों को प्राथमिकता देते हैं, लोग अज्ञानी तथा अशिक्षित होते हैं। तो जन्म दर उच्च होने का एक ये भी कारण होता है कि जो हमारा भारत देश है इसमें पुरुषों की प्रधानता रही है, हमेशा से चलती आ रही है। तो फिर इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो बल्कि बालिकाओं की अपेक्षा बालक को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो जैसे कि तो इसकी वजह से उनकी जो जनसंख्या होती है वो बढ़ जाती है। बाई चांस मान लीजिए कि किसी को एक कन्या हो गई तो वो बालक के लिए, मतलब कि एक लड़का के लिए और बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो परिवार है वो बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु दर भी उच्च होती है क्योंकि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं होती है, सुविधाएं यहाँ पे होना चाहिए था। उसके बाद आता है तृतीयक अवस्था, विकसित देश, विकसित देश अमेरिका वगैरह। तो जो तृतीयक अवस्था है वो होती है विकसित देश की। तो जन्म दर कम होती है क्योंकि लोग शिक्षित और जागरूक होते हैं तथा गर्भ निरोधी उपायों को प्रयोग करते हैं। तो जन्म दर कम होती है क्योंकि लोग जानते हैं कि छोटे परिवारों से क्या लाभ होते हैं और सारा कुछ उनको पता रहता है, और गर्भ निरोधी उपाय वगैरह भी वहाँ पर प्रचलित होते हैं। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के कारण मृत्यु दर भी कम होती है, अतः जनसंख्या कम होती है। तो इसकी वजह से इन लोगों की जो जनसंख्या होती है वो नियंत्रित रहती है। उसके बाद आता है संक्रमण की अवस्था, पिछड़ापन तथा निपुण जनसंख्या के बीच की अवस्था। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि की दर काफ़ी उच्च होती है, जबकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, पोषण तथा आधुनिक चिकित्सा तकनीक के कारण मृत्यु दर में कमी आ जाती है।
तो क्या होता है कि जो अवस्था होती है जनसंख्या की संक्रमण की अवस्था, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में जो जनसंख्या की वृद्धि की दर है वो ऊंची होती है और जो मृत्यु की दर है वो निम्न होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाएं, पोषण, आधुनिक चिकित्सा तकनीकी के कारण जो मृत्यु दर होती है वो कम होती है। इसी कारण से संक्रमण काल जनसंख्या विस्फोट से जुड़ा होता है। तो वहाँ पे जो हम लोग का स्टार्टिंग का पूछा गया था इस क्वेश्चन का आंसर कि जो संक्रमण है, जनसंख्या संक्रमण का ये जनसंख्या विस्फोट से कैसे जुड़ा होता है संक्रमण की अवधि, तो इसी टाइप से जुड़ा होता है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही ईजी है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जनसंख्या नीति के क्या उद्देश्य हैं। जनसंख्या नीति क्या है, मतलब कि जनसंख्या नीति के उद्देश्य क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप लोगों में जागरूकता फैलाकर जनसंख्या पर नियंत्रण प्राप्त करना तथा जन स्वास्थ्य के मानक स्तर को सुधार करना है। तो जो जनसंख्या नीति है वो किस लिए बनाई गई थी, ताकि जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उनके ही अनुरूप लोगों को जागरूक किया जाए और उससे जागरूकता फैलाकर जो जनसंख्या है उस पर नियंत्रण प्राप्त करा जाए। इसीलिए जनसंख्या नीति बनाई गई थी। और जो जनसंख्या नीति का दूसरा मेन मोटिव था वो था जन स्वास्थ्य के मानक स्तर को सुधार करना, मतलब कि जो भी चिकित्सा सुविधाएं हैं वगैरह वगैरह उनको आगे बढ़ाना। करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है सामाजिक जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सामाजिक जनसांख्यिकी से जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक जनसांख्यिकी क्या होता है, जहाँ पर जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है, वो सामाजिक जनसांख्यिकी कहलाती है। यह किसी विशेष समाज की जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवसन को प्रकाश में लाता है। सामाजिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत 4 प्रक्रियाओं में, मतलब कि जो सामाजिक जनसांख्यिकी है इसके अंतर्गत 4 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहली प्रक्रिया है जनसांख्यिकी संरचना। इसमें एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या का अध्ययन किया जाता है। जनसांख्यिकी संरचना क्या होता है, जैसे कि एक क्षेत्र में जितने भी लोग निवास करते हैं, जितने लोग रहते हैं, उनकी समस्त संख्या का जो अध्ययन होता है वो जनसांख्यिकी संरचना के अंतर्गत आता है। सेकंड है हमारा जनसांख्यिकी प्रक्रिया। तो ये क्या होती है, इसको भी देखते हैं 2 मिनट। जनसांख्यिकी प्रक्रिया, इसमें जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवसन का अध्ययन किया जाता है। थर्ड है सामाजिक संरचना। इसमें एक क्षेत्र के संगठन का, यहाँ पर दिन नहीं होना चाहिए, एक क्षेत्र के संगठन का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत जो भी क्षेत्र में निवास करते हैं लोग, तो वो संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। जो फोर्थ एंड लास्ट है वो है सामाजिक प्रक्रिया। तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत व्यक्ति समाज में मिलजुल कर रहता है, मिलजुल कर निवास करता है तथा सद्भाव के साथ रहता है, जैसे सहयोग, मिलजुल कर रहना, चिंतन करना, मनन करना आदि। तो सामाजिक प्रक्रिया क्या होता है, जिसके अंतर्गत जो समाज में एक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति होते हैं वो मिलजुल कर रहते हैं, उनके अंतर्गत सद्भाव की भावना होती है, तो ये चीज़ सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। सामाजिक जनसांख्यिकी में समाज की जनसंख्या में परिवर्तन तथा उसका परिणाम एवं हमारे ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को भी शामिल किया जाता है। ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं। माल्थस ने एक इसे लिखा था, ऐसे ऑन पॉपुलेशन। इन्होंने एक ये लिखा था एन ऐसे ऑन पॉपुलेशन 1788 में नामक निबंध लिखा था। उसमें इन्होंने ये स्पष्ट किया था कि मानव को सदैव दरिद्रता की स्थिति में रहने के लिए दंडित किया जाता है, क्योंकि जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। तो इन्होंने अपने निबंध में क्या बताया था कि जो मनुष्य होता है वो हमेशा दरिद्रता की स्थिति से जूझता रहता है, क्योंकि जो मनुष्य होता है जिस अनुपात में उसकी वृद्धि होती है, जो उसकी जन्म दर होती है, उसके अनुपात में जो हमारा खाने का सामान होता है, उत्पादन क्षेत्र होता है, वो बहुत ज़्यादा कम होता है, निम्न होता है, जिसकी वजह से दोनों में संतुलन स्थापित नहीं हो पाता है और जो मनुष्य होता है उसको भुखमरी या फिर थोड़ा पिछड़ेपन का सामना करना पड़ता है। इस कारण माल्थस ने समृद्धि में वृद्धि करने का ही एक रास्ता बताया है, जनसंख्या का नियंत्रण। तो बल्कि इसको ध्यान में देखते हुए माल्थस ने क्या बताया है कि अगर जो हमें इसकी रोकथाम करनी है तो हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना पड़ेगा। माल्थस ने इस संबंध में कृत्रिम निरोध जैसे विलंबित विवाह, ब्रह्मचर्य या फिर प्राकृतिक निरोध जैसे अकाल, महामारी आदि अपनाने की बात करी है। तो माल्थस ने जो है जनसंख्या जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय बताए हैं, 2 तरीके बताए हैं, कृत्रिम निरोध, प्राकृतिक निरोध। कृत्रिम निरोध क्या होता है, जो मनुष्य स्वयं करता है, जैसे कि आप देर से विवाह करते हैं, विलंबित विवाह करते हैं तो आपके बच्चे कम होंगे,
ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, या फिर जो भी ये सारे कुछ होते हैं, गर्भ निरोध, ये सारा कुछ कृत्रिम निरोध आता है। उसके बाद आता है प्राकृतिक निरोध। प्राकृतिक निरोध क्या होता है? जो प्रकृति के द्वारा कोई भी बड़े बड़े से अकाल आ गया, महामारी आ गई, इन सब की वजह से, जैसे कि जो लोगों की मृत्यु होती है जिससे जनसंख्या की कमी होती है, तो ये हो जाता है प्राकृतिक निरोध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। चलिए देख लेते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित दुष्परिणाम हैं। जो जनसंख्या भारत में वृद्धि हो रही है उसके परिणाम बहुत सारे हो रहे हैं। तो पहला है निर्धनता। निर्धनता क्या है? जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप निर्धनता में वृद्धि हुई है, क्योंकि उसी अनुपात में आय में वृद्धि नहीं हो रही है। बल्कि बताया जा रहा है कि भारत में जिस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उसी प्रकार से उसी स्तर पे जो है लोग निर्धन होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उतने सोर्सेस नहीं हैं आय के कि वो अच्छी आय की पैदावार कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। नेक्स्ट है हमारा बेरोजगारी। बेरोजगारी भी बहुत ही बढ़ रही है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण भारत में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। यद्यपि देश में औद्योगिक विकास हुआ है, लेकिन जनसंख्या की वृद्धि में दर उससे कहीं अधिक है। तो क्या बताया जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण जो सबसे बड़ी हमारी हानि या फिर जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम है वो है बेरोजगारी। लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा। वो सक्षम होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाता है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। क्योंकि बल्कि भारत में औद्योगिकरण का भी विकास हुआ है, परंतु इतना नहीं हुआ है जितना कि हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में कमी तथा कुपोषण की समस्या में वृद्धि हो रही है। उसके बाद है भ्रष्टाचार में वृद्धि। भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी भी जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है, क्योंकि व्यक्ति अवैध तरीके से धन अर्जित करने लगा, जिससे कि वह अपने परिवार की आवश्यकताओं की अधिक पूर्ति कर सके। तो क्या होता है, जब बेरोजगार हो रहे हैं लोग, बेरोजगार घूम रहे हैं, तो अगर जो उनका परिवार है तो उनका पालन पोषण करने के लिए अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से धन अर्जित करते हैं, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो ये भ्रष्टाचार बढ़ने का भी मूल कारण जनसंख्या वृद्धि को ही मान सकते हैं। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।